हेलो एवरीवन, तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंटायर साइकिल जो है ओवरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों का कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में कैसे काम करता है, तो एक ही डायग्राम में एक ही पेज पे शो किए गए हैं। नाम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सारे के सारे पार्ट्स के बारे में थोड़ा मेरे एक ब्रीफ आइडिया दे दो। दिस वन इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. This particular graph shows the ovarian cycle. This is the sagittal section of ovary. This graph shows menstrual cycle. यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है एंड दिस मैग्नीफाइड व्यू इज फॉर द यूट्राइन वॉल. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हो गया ओवरी, ये दोनों ओवरी कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय द ओवरियन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट. दिस ट्यूब्स आर नोन एज फैलोपियन ट्यूब. उसका जो टर्मिनल पार्ट होता है दैट इज फिम्ब्रिए. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि जो ऊसाइट रिलीज होगा वो ऊसाइट को वो होल्ड करने के लिए, कैप्चर करने के लिए हेल्प करते हैं. दिस वन इज द सर्विक्स पार्ट. द नैरो नेक पोर्शन ऑफ द यूट्रस इज नोन एज सर्विक्स. सर्विक्स इज connected to the vagina through a projection, conical projection that is known as fornix. Now this is the vaginal canal. Vaginal canal along with the cervical canal, it is known as birth canal. This uppermost broader portion is known as fundus and this cavity is known as body of the uterus. This one is uterine wall. Uterine wall का magnified view outer to inner अगर देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे पेरीमेट्रियम हो गया सबसे आउटर मोस्ट, जो कि सेरस लेयर होता है, सेरोसा लेयर होता है. उसके बाद एक मस्कुलर स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल्स का मस्कुलर लेयर होता है दैट इज नोन एज मायोमेट्रियम. उसके बाद आता है एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ट्रैटम बासिलिस एंड स्ट्रैटम फंक्शनलिस. द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज स्ट्रैटम फंक्शनलिस. यहाँ पे उसकी तरफ जो ब्लड वेसल सप्लाइड है वो शो किया गया है. एक इलियक आर्टरी का एक ब्रांच होता है दैट इज यूट्राइन आर्टरी. यूट्राइन आर्टरी यूट्रस के अंदर एंटर करेगा और यूट्रस की तरफ ब्लड सप्लाई करेगा. उसका जो पहला ब्रांच होता है दैट इज नोन एज आर्क्यूएट आर्टरी. आर्क्यूएट आर्टरी फर्दर सब ब्रांचेस क्रिएट करता है, दोज आर नोन एज रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी के ब्रांचेस को कहा जाता है स्ट्रेट आर्टरी एंड स्ट्रेट आर्टरी के ब्रांचेस हो गए स्पाइरल आर्टरी. यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का नाम लिखा गया है जो कि एंटर इस सेक्शन में हमें डिस्क्राइब करना है. सो बिगिनिंग विथ द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा. जीएनआरएच विल स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज एलएच एंड एफएसएच. ठीक है, रिमेंबर दिस वन इज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, दिस टू आर फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस थ्री आर फ्रॉम ओवरी. सो इसके अंदर एंटर करने से पहले थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं एक ओवरियन साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होते हैं और oogenesis प्रोसेस क्या क्या होता है. oogenesis प्रोसेस बेसिकली 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड, 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है और 3 डिफरेंट फेजेस में हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. दोज फेजेस आर बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ अप टू puberty and third one is after puberty. सो 3 डिफरेंट फेजेस में होता क्या है. सबसे पहले बिफोर बर्थ वाले स्टेज में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पीरियड में सेवरल oogonia के माइटोटिकल डिवीजन की वजह से काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल प्रोड्यूस होते हैं. दीज आर द प्राइमोडियल फॉलिकल. ठीक है, दिस प्राइमोडियल फॉलिकल आर प्रोड्यूस्ड बिफोर बर्थ. अब प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर होता क्या है, एक प्राइमरी oocyte होता है. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी oocyte एंड प्राइमरी फॉलिकल बोथ आर डिफरेंट. प्राइमरी oocyte इज द प्रॉपर एग जो कि फर्दर फर्टिलाइज होने वाला है फ्यूचर में. नाउ प्राइमरी oocyte कुछ स्मॉल स्क्वामोजल सेल से जब सराउंडेड रहते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमोडियल फॉलिकल. प्राइमोडियल फॉलिकल प्रोड्यूस होता है बिफोर बर्थ और वो प्राइमरी oocyte का जो डिवीजन होता है वो पहले माइटोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में वो आके अरेस्ट होके रह जाता है. ठीक है, उसके बाद आता है बर्थ. आफ्टर बर्थ अप टू प्यूबर्टी देयर इज नो चेंजेस इन द ओवरी. प्राइमोडियल फॉलिकल का चेंजेस कुछ भी नहीं होता, ना प्राइमरी oocyte का कोई चेंजेस होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड और फ्रॉम बर्थ अप टू प्यूबर्टी कोई भी चेंजेस वहाँ पे नहीं होगा.
आफ्टर प्यूबर्टी क्या होने वाला है, इसका जो मियोसिस 1 था वो कंप्लीट होगा। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे 2 सेल एन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग और हैप्लॉइड सेल्स 2 प्रोड्यूस होंगे, वन इज स्मॉलर वन, अनदर वन इज लार्जर वन। ठीक है, और ये लार्जर वन इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte हो गया, एंड दिस वन इज नोन एज फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, सो फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता, इट मे अंडरगो डिवीजन, फर्दर डिवीजन, और इट मे गेट डिजेनरेटेड, बट सेकेंडरी oocyte वहाँ पे परसिस्ट करता है। अनइक्वल डिवीजन होने का मेन पर्पस ही यही है, ताकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो सेल ऑर्गेनेल्स रिक्वायरमेंट है फ्यूचर फर्टिलाइजेशन एंड ऑनवर्ड्स जो भी प्रोसेसेस होने वाले हैं उन सब के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए अनइक्वल डिवीजन होता है, और अनइक्वल डिवीजन की वजह से यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रहेगा, जिसकी वजह से फर्दर सर्वाइव नहीं कर पाता है, ये डिजेनरेट हो जाता है। तो प्राइम टारगेट टू फॉर्म द पोलर बॉडी इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट एंड साइटोप्लाज्म एंड रिक्वायर्ड एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स टू द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप जहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो रहा है। देन इट विल एंटर इनटू मियोसिस 2, एंड मियोसिस 2 में ये अगेन मेटाफेज 2 में जाके रुक जाता है। तो मेटाफेज 2 में जब वो रुकेगा, दैट स्टेज इज स्टिल इन द सेकेंडरी oocyte। अभी भी हम इसे ओवम नहीं बोल सकते, हालांकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये ओवम है और सेकेंडरी oocyte जो है वही ओवम है, बट अगर टेक्निकली कहीं भी पूछा जाए कि जो ओवरी से ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या रिलीज होता है, वहाँ पे दोनों ऑप्शन है, मान लो ओवम भी है एंड सेकेंडरी oocyte है, एंड वी हैव टू चूज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर देन गो फॉर सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte जहाँ सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, मेटाफेज 2 स्टेज में वो रुक जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट जब स्पर्म का न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte को मिल जाएगा, जब पहला पेनिट्रेशन हो गया, पेनिट्रेशन होने के बाद इमीडिएटली दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte ये है, इसके अंदर स्पर्म एंटर कर गया, एंटर करने के बाद इमीडिएटली द स्ट्रक्चर विल बी टर्न्ड एज ओवम। ठीक है, एंड उस ओवम में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, एक है सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस, दूसरा है स्पर्म का न्यूक्लियस। अभी भी फ्यूजन नहीं हुआ है, जब फ्यूजन हो जाएगा तब उसे हम जाइगोट नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमने प्राइमोडियल फॉलिकल शो किया हुआ है, दिस 3 आर प्राइमोडियल फॉलिकल, ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर देयर। प्राइमोडियल फॉलिकल का जब प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्सन होगा वो प्यूबर्टी पीरियड के बाद होता है। पहला प्यूबर्टी पीरियड में क्या होगा, कुछ सिलेक्टिव प्राइमोडियल फॉलिकल जो है वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, और ये जो कन्वर्सन प्रोसेस होता है दिस इज डन बाय द लोकल एंजाइम। ओवरी के अंदर जो लोकल एंजाइम है उसके थ्रू ही ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसमें LH और FSH का अभी तक कोई रोल और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्सन होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, पहले ये प्राइमोडियल फॉलिकल क्या था, एक प्राइमरी oocyte था एंड इसको सराउंड करके कुछ स्क्वामोजल सेल्स थे, इस तरह से कुछ फ्लैटेंड सेल्स थे, ये था प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में चेंजेस क्या होगा, वही प्राइमरी oocyte बट दिस स्क्वामोजल सेल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू क्यूबोइडल और कॉलमनर सेल्स, मोस्टली क्यूबोइडल सेल्स। सो अब इसे कहा जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। नाउ प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग FSH रिसेप्टर्स। ठीक है, और FSH रिसेप्टर्स जैसे जैसे बिल्ड होता जाएगा तब तक हाइपोथैलेमस ने ऑलरेडी स्टिमुलेट कर दिया है किसे, FSH एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज FSH एंड LH, किस हार्मोन के थ्रू, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH विल टारगेट द एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, FSH एंड LH को रिलीज करेगा। और यहाँ पे मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने FSH को डॉट्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड LH को मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो FSH एंड LH रिलीज हो गया। नाउ ये ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स द ओवरी थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ओवरी के अंदर एंटर कर गया। अब दिस पर्टिकुलर FSH यहाँ पे जो डॉट्स दिया गया है, ये FSH इन प्राइमरी फॉलिकल्स को फर्दर उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी फॉलिकल में FSH रिसेप्टर्स डेवलप कर चुके हैं। दैट मीन्स they can receive the FSH and they can be stimulated by the FSH। तो वहाँ पे फायदा क्या है, अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH ये सारे के सारे जो अभी फॉलिकुलर सेल्स जिन्हें हम नेमिंग कर रहे हैं, these are the follicular cells, ये फॉलिकुलर सेल्स क्या कर रहे हैं, ये एस्ट्रोजन प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये डेवलप करता जाएगा, जितना FSH रिसेप्टर वहाँ पे बिल्ड होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा एस्ट्रोजन का अमाउंट
इंक्रीज होता जाएगा। एंड इसका फर्दर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, इस तरह से नंबर ऑफ लेयरिंग इसका इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ही 2 से ज़्यादा लेयर हो जाता है, इन सेल्स को नेमिंग किया जाता है ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। मल्टीपल नंबर ऑफ फॉलिकुलर लेयर जब बन गया, फॉलिकुलर सेल का लेयर जब बन गया, तब उसे नेमिंग किया गया ग्रेन्युलोसा सेल्स। ना ग्रेन्युलोसा सेल्स, अभी भी ध्यान देना, यहाँ पे जो सर्कल अंदर, सर्कल के अंदर जो सर्कल, छोटा सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, दिस रिप्रेजेंट द प्राइमरी oocyte, ठीक है। अभी भी ये प्राइमरी oocyte स्टेज में, अभी तक सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से लेट सेकेंडरी फॉलिकल, इस तरह से वो उसका डेवलपमेंट चलता जाएगा। जब लेट सेकेंडरी फॉलिकल प्रोड्यूस होगा, उस टाइम पीरियड में ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या करते हैं, कुछ हाइलोनिक एसिड के साथ कुछ और न्यूट्रिएंट मिला के और कुछ और फ्लूइड मिला के वो एक कैविटी क्रिएट करते हैं। दैट कैविटी इज नोन एज एंट्रॉम। यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया है ये है एंट्रॉम। अब इसे नेमिंग किया जाता है एंट्रल फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। नाउ इस टाइम पीरियड में ऑलरेडी क्या हो चुका है, ये अपना म्योसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। लेट सेकेंडरी फॉलिकल, यहाँ पे मैंने सेकेंडरी फॉलिकल 2-3 स्टेप स्किप किया हुआ है ताकि डायग्राम एकोमोडेट हो जाए इस व्हाइट बोर्ड के अंदर। तो लेट सेकेंडरी फॉलिकल जब प्रोड्यूस हो रहा है, उस टाइम पीरियड में ऑलरेडी सेकेंडरी oocyte में ये कन्वर्ट हो चुका है। ये अंदर वाला जो सर्किल है ये ऑलरेडी सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पे एंट्रम वेल डेवलप्ड है। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल और लेट सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल, ये जो होता है, सॉरी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल जो होता है, उसके अंदर कंटेंट कौन कौन सा है, एक सेकेंडरी oocyte है, एक फुल्ली डेवलप्ड एंट्रोम है, एंड कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय सम elongated columnar cells. These columnar cells are known as, suppose these are the columnar cells, and these cells are termed as corona radiata, ठीक है। जब कोरोना रेडिएटा डेवलप हो चुका है, अभी तक ऑलरेडी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होने वाला जो स्टेज है ये 11th और 12th डे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। बट रिमेंबर, जब डे 1 से लेके डे 12 और 13 डे तक हम कंसिडर कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में एस्ट्रोजन का लेवल जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। एंड वो इंक्रीज की वजह से क्या हो रहा है, ये एक नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस सिंबल दिया हुआ है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से फर्दर GnRH एंड FSHLH का सिक्रेशन जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है। ग्राफियन फॉलिकल प्रोड्यूस हो गया, प्रोड्यूस होने के बाद जब ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन यहाँ पे बिल्ड कर लेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज होगा। अब एस्ट्रोजन बढ़ने का यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, एक तो ग्रेन्युलोसा सेल खुद रिलीज कर रहा है, एंड दूसरा फैक्टर ये है कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसको सराउंड करके एक लेयर रहता है, दैट इज नोन एज थीका फॉलिक्यूली। थीका फॉलिक्यूली, नाउ थीका फॉलिक्यूली अंडर द इफेक्ट ऑफ LH, थीका फॉलिक्यूली LH के इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड ये एंड्रोजन फर्दर ग्रेन्युलोसा सेल के अंदर जाके दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन, ठीक है। एक तो ग्रेन्युलोसा सेल इज द सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन, एंड सेकेंड वन इज थीका फॉलिक्यूली अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इट प्रोड्यूसेस इन द सेंस, रिमेंबर थीका फॉलिक्यूली के अंदर जो सेल्स हैं, LH जब उसके ऊपर टारगेट करता है तब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है एंड्रोजन में, ठीक है। इसे ध्यान देना, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करेगा एंड्रोजन में, एंड नाउ दिस एंड्रोजन विल एंटर इनटू द ग्रेन्युलोसा सेल, जहां पे एक एंजाइम उसे फिर से कन्वर्ट करेगा इनटू एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ओवरली क्या हो रहा है, ओवरली एक तो ग्रेन्युलोसा सेल एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, दूसरा थीका फॉलिक्यूली भी अल्टीमेटली एस्ट्रोजन को रिलीज करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो दो इफेक्ट हो रहे हैं एस्ट्रोजन का लेवल जो है इंक्रीज करने के लिए। तो अब बिफोर 10 डेज क्या था, जितना अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा था वो फिलहाल के लिए इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक रिजॉर्ट कर रहा था, ताकि FSHLH का सिक्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो सके एंड कोई नया फॉलिकल जो डेवलप ना कर जाए। एंड जिस मोमेंट में एस्ट्रोजन का लेवल एट द एंड ऑफ डे 14th उसी के आसपास, जब एस्ट्रोजन का लेवल 2 सोर्सेस बन जाते हैं, एस्ट्रोजन का 2 सोर्सेस बन जाते हैं एंड ये एक मैक्सिमम पॉइंट तक रीच कर जाता है, तब क्या होता है 14 डे के आसपास इट रिलीजेस
और इट exerts LH search by the help of anterior pituitary. LH search का मतलब क्या है, यहाँ पे this particular second line, this red color line shows the LH. ठीक है, तो ये LH क्या था, इनिशियली डिक्रीज्ड कंडीशन में था ड्यूरिंग डे 14 और डे 14 ये क्या हो रहा है, अपने पीक वैल्यू पे पहुंच रहा है। तो ये जो लेस अमाउंट से इमीडिएटली पीक वैल्यू तक पहुंचने वाला जो प्रोसेस होता है, दिस इज नोन एज LH सर्च। और ये LH सर्च की वजह से क्या होगा, ये जो फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, वो ओवरियन वॉल के साथ फ्यूज होगा एंड वहाँ पे एक स्ट्रेचिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से एंट्रम विल बी बर्स्ट एंड एंट्रम का फ्लूइड के साथ साथ ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर रिलीज हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। सो ये कब हो रहा है, ये होता है डे 14 में। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द ओव्यूलेशन डे। ना ये प्रोसेस हो गया ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद क्या होने वाला है, जो रप्चर्ड पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल बच गया, क्योंकि अंदर वाला कंटेंट यहाँ से रिलीज हो गया। अभी अंदर वाला कंटेंट रिलीज होने के बाद रिमेनिंग जो ग्रैन्युलोसा सेल यहाँ पे बच गए ओवरी के अंदर, दे विल बी डीजेनरेटिंग एंड डीजेनरेट होते वक्त वो एक येलो कलर का मास प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। नाउ कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या करता है, दिस इज द सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड प्रोजेस्टेरोन। नाउ एस्ट्रोजन काफी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, बट हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है एंड इनहिबिन भी कंपेरेटिवली थोड़ा बहुत ऑप्टिमम अमाउंट में रिलीज हो सकता है। अब इनहिबिन एंड प्रोजेस्टेरोन इन दोनों का फंक्शन क्या है, इनहिबिन क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करता है एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, अगेन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करेगा, ताकि फर्दर कोई जीएनआरएच रिलीज ना हो और एफएसएचएलएच रिलीज ना हो। क्योंकि दिस इज द मेन पार्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, दिस पोर्शन इज द मेन पार्ट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस है। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो हमें और कोई प्राइमोरियल फॉलिकल को 9 मंथ्स 10 डेज के लिए डेवलप नहीं करवाना है इन द ताकि फर्दर सेकेंड प्रेगनेंसी इमीडिएटली वहाँ पे ना हो जाए। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहिबिन एंड प्रोजेस्टेरोन आर हैविंग साइमल्टेनियस नेगेटिव फीडबैक ऑन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ये अपना LH, FSH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तीनों को सिक्रेशन बंद करवा देगा। अब ये कंडीशन में क्या क्या हो रहा है, दिस ओवम एट द डे 14 ओव्यूलेशन में ओवरी से जो ओवम रिलीज होगा दैट विल एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जो कि सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज होता है। अब सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज होने के बाद ये एम्पुला रीजन में वेट करेगा, ये सोलन पोर्शन इन द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज एम्पुला एंड उसी टाइम ड्यूरेशन में अगर इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म्स विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एम्पुला, जहाँ पे वो सेकेंडरी oocyte